जय हिंद बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का, जिसका नाम है मित्रता। मित्रता में भी आपको क्या करना है, रामचंद्र शुक्ल जी की मैं आपको आज जीवनी कराने वाली हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी की जो जीवनी है वो बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा वर्ष जाता होगा जिस वर्ष में रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी ना आती हो। रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। तो मैं आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान और इजी वे से आप लोगों को समझाऊंगी कि किस प्रकार जीवनी को आपको लिख के आना है, एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है और बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों को लेने हैं। ठीक है, तो आप लोगों का टारगेट बोर्ड के एग्जाम्स का ही होना चाहिए। अब जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बच्चा, तो आप लोगों को उसे लगातार पढ़ते रहना है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। कक्षा 10 का हिंदी लेसन नंबर 1 है, जिसमें आप मित्रता नामक जो निबंध है वो आपके एग्जाम्स में, आपकी बुक में दिया हुआ है। वो एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है और उसमें रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ हम शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो 1884 में कहाँ हुआ था? बस्ती एक जगह का नाम है। ऐसे नहीं कि कोई मोहल्ले पड़ोस में बस रही है कोई बस्ती, आप उसे बस्ती समझे। ठीक है, तो बस्ती के किस में हुआ था? अगोना नामक ग्राम में। अगोना ठीक है, नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अगोना नामक ग्राम में, जहाँ पर उनके पिता का नाम क्या है बेटा? उनके पिता का नाम था चंद्रबली। चंद्रमा के बराबर जो बली हैं, बलवान हैं, चंद्रमा के बराबर जो बलवान हो, चंद्रबली। और शुक्ल तो ये थे ही। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? चंद्रबली शुक्ल। अब ध्यान रहेगा, चंद्रमा के बराबर, चंद्रमा ये हो गया और बलशाली हो गए, पावर। ठीक है, तो ये चंद्रबली शुक्ल हैं। ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। चंद्रमा यानी मून और उसमें ताकत जिसमें देते हैं वो चंद्रबली शुक्ल। क्योंकि इतने महान नाम थे इनके, तो उनके साथ साथ में उनके पुत्र का भी नाम स्वतः ही फेमस होता रहा। अब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है बेटा जो हमारी छोटी क्लासेस की पढ़ाई होती है, जैसे 6, 7, 8, 9 वगैरह जो होते हैं, तो वो सभी जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो अपने पिता के पास ही रामचंद्र शुक्ल जी की हुई। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी किसके पास हुई थी? रामचंद्र शुक्ल जी की अपने पिता के पास। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? पिता के पास ही। लेकिन उसके बाद उनको पढ़ने में, जब उन्होंने इंटर करना शुरू किया था, इंटर को पहले बोलते थे इंटरमीडिएट। इंटर की आप लोगों ने अभी आप लोग भी प्रारंभिक शिक्षा में ही है। प्रारंभिक में 10वीं को पहले कहा जाता था मैट्रिक। ठीक है, जैसे 10वीं को पहले मैट्रिक कहा जाता था, वैसे ही इंटर को बोलते थे FA। ठीक है, तो ये FA के इन्होंने कहाँ से, जब ये FA कर रहे थे, मतलब कि इंटर की क्लासेस कर रहे थे, तो इनको मैथ्स में प्रॉब्लम होनी शुरू की। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ लोगों को मैथ्स थोड़ा सा टफ लगता है। तो इन्होंने मैथ्स में इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी। ठीक है, इंटर में इनको मैथ्स की प्रॉब्लम होनी शुरू की, जिसकी वजह से इन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चे आजकल भी ऐसे ही करते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में उनको अच्छा नहीं लगता तो छोड़ देते हैं। लेकिन आज के ज़माने में और तब के ज़माने में एक समस्या अब जो है वो आप लोग फेस करते हैं। आजकल नौकरियां नहीं हैं। पहले आप पढ़ाई और कागजी कार्रवाई से ज़्यादा बुद्धि को स्थान दिया जाता था। भाई उन्हें मैथ्स तो नहीं आता था, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का मैथ्स बेशक वीक रहा हो, लेकिन उनका जो साहित्यिक भाग था वो तो उत्तम था, उत्तम क्वालिटी का था। तो इसीलिए उन्होंने अपने ये सब चीज़ें छोड़कर मिर्ज़ापुर में आ गए थे। ये मिर्ज़ापुर में इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले तो, चलिए मैं इसके बारे में बता देती हूँ पहले आपको, कि इसके बाद में इन्होंने पढ़ाई को आगे तिलांजलि देकर वो एक नौकरी करने लगे थे।
ठीक है। कहाँ पर करने लगे थे? एक सरकारी स्कूल में नौकरी करने लगे, सरकारी नौकरी लग गई थी उनकी, सिर्फ इंटर पास भी नहीं कर पाए थे ठीक से कि उनकी नौकरी लग गई थी, ठीक है। और सरकारी नौकरी में भी कुछ इश्यूज हो गए थे जो कि उन्हें आत्मसम्मान पर उनके ठेस पहुंचा, और उन्होंने क्या किया? आजकल तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगती है बच्चे लोगों की, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को क्या कर दिया था? गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी, ठीक है। उन्होंने छोड़ दिया किसको? गवर्नमेंट जॉब को, आप सोच सकते हैं। और फिर उसके बाद में एक मिशनरी स्कूल में, एक मिशनरी स्कूल जो होते हैं मिशनरीज के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में, इसके बाद में ड्राइंग के टीचर बन गए थे। किसके टीचर बन गए थे? ड्राइंग के टीचर। चार्ट समझ में चला आ रहा है ना इतना? भाई उनका जन्म हुआ 1884 में, कहाँ पर हुआ? बस्ती के अगोना नामक ग्राम में। उनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास ही ली थी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने इंटर किया। इंटर में मैथ्स की वजह से उनको इश्यूज हुए, जिसकी वजह से ये पढ़ाई को फर्दर नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली। गवर्नमेंट जॉब में उनका मन नहीं लगा, कुछ उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने एक ड्राइंग का टीचर की पोस्ट पर अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया। इरेज कर देती हूँ बच्चों आप लोगों को, क्योंकि आगे बढ़ाना है आप लोगों को। ओ सॉरी, इनकी कृति का नाम, वेरी गुड, ठीक। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद में उन्होंने मिर्ज़ापुर के पास, मिर्ज़ापुर में उनको जो, अब उसके बाद में वो चले गए थे मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के अंदर उन्हें पंडित केदारनाथ पाठक और प्रेम घन के संपर्क में आकर, कौन कौन से मिले थे? केदारनाथ। उन्हें कौन कौन मिले थे बेटा? केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ पाठक, ये एक जाति होती है पाठक भी, ठीक है। केदारनाथ पाठक जो मिले थे कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में। और दूसरे मिले थे प्रेम घन, नाम से ही पता चल रहा है, प्रेम घन, जिनके अंदर बड़ा प्रेम था। इन दोनों से वो मिले। कौन मिले थे? रामचंद्र शुक्ल जी, इन दोनों से मिले वो, ठीक है। और इनके संपर्क में आने के बाद ये समझ लीजिए उनका जीवन ही बदल गया। इनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने हिंदी सीखी। क्या सीखी? हिंदी। हिंदी का तो उन्हें पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान था ही, पढ़े लिखे थे, ठीक है। हिंदी के बाद में उन्होंने सीखी है क्या? उर्दू, बंगला। आप ये देखिए कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान उन्होंने कर लिया था। संस्कृत, संस्कृत अपने आप में बहुत कठिन भाषा होती है भाई, फिर भी उन्होंने सीख ली, है ना। उच्चारण भी नहीं कर सकते लोग, और उन्होंने कैसे संपर्क में रहकर सीख ली। और भी बहुत सारी भाषाएं थी, फारसी वगैरह भी इन्होंने सीखी है। फारसी का भी इन्होंने कई जगह पर प्रयोग किया है। फारसी भाषा का भी इनकी कुछ कृतियों में मिलता है, देखने को मिलती हैं। तो कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया भी उन्हें, देखो आप सोचो उन्हें कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया है, कितने आसान तरीके से। किनके संपर्क में रहकर? केदारनाथ और प्रेमघन के संपर्क में रहकर। यदि आप हमारे संपर्क में रहेंगे तो आप लोगों को भी बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो केदारनाथ और प्रेमघन जी के संपर्क में रहकर उन्हें भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। उन्होंने स्वतः ही हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी भाषा का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त कर लिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में आनंद कादम्बनी की किताब, जो एक नामक पत्रिका है, उसकी रचना प्रकाशित करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। कौन सी किताब थी? आनंद कादम्बनी, यहाँ लिख देती हूँ, आनंद कादम्बनी।
ठीक है, क्या लिखी थी? आनंद कादम्बनी, कादम्बनी, ठीक है। तो उन्होंने आनंद कादम्बनी नामक किताब की रचना शुरू कर दी थी। ठीक, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, मैं एक मिनट इरेज करके थोड़ा सा स्पष्ट लिख देती हूँ। यहाँ पे ये बेटा मैं और ये बै है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं क्लियर लिख देती हूँ, ये है आधा मैं है और ये पूरा बै है, कादम्बनी, ठीक है। एक मिनट और साफ 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 स्पष्ट लिख देते हैं, आनंद कादम्बनी, ये एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो उन्होंने इसके विषय में लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पत्रिका लिखी है जिसको इन्होंने प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, 19 वर्ष तक नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी साहित्य सागर के सहायक होते हैं ना, उनके संपादन में इन्हें स्थान मिला। किसमें? नागरी प्रचारणी सभा में। उसके बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधान, ये पटाखों की आवाज़ है बच्चे, आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है। दीपावली आ रही है ना, तो इसके लिए काशी बहुत बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय है बेटा ये, ठीक है। ये ऊपर लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम हो गई है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है ना। तो इनका क्या था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, लंबाई चौड़ाई व्यास के हिसाब से देख लीजिए या ज्ञान के हिसाब से देख लीजिए। विश्वविद्यालय, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे विश्वविद्यालय, या यहाँ पर पूरा लिख देती हूँ, चलो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। विश्वविद्यालय, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा आ गया है पर आप इसे समझ लेना, ठीक है बच्चे। मैं इसे बॉक्स में बंद करके बता देती हूँ जिससे कि आपको इसके नाम में आगे कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये बहुत आज के ज़माने में भी, अभी भी आप लोग यदि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और तो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यदि करते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू है। विदेशों से भी यहाँ पर करने के लिए, कोई कोर्सेज करने के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। जितना पहले प्रसिद्ध था उसी हिसाब से आज भी बहुत प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो ये वहाँ पर प्राध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर किसके रूप में कार्य किया, प्राध्यापक, यहाँ लिख देती हूँ, प्राध्यापक के रूप में कार्य किया इन्होंने। फिर उसके बाद में रिटायरमेंट ले ली इन्होंने। रिटायरमेंट के बाद में ये किनके साथ मिली थी, श्याम सुंदर दास जी के साथ में। अभी यहाँ पर जगह तो है नहीं थोड़ी सी, अभी मैं लिख देती हूँ, एक मिनट। मैं आप लोगों की ये भाषा वाला जो पोर्शन है ये इसीलिए नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक है। तो इन्होंने श्याम सुंदर दास जी की भी बहुत कृतियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी। तो रामचंद्र शुक्ल जी और श्याम सुंदर दास जी, इन दोनों ने अपने एक साथ रिटायरमेंट ले लिया। अब आपका एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुक्ल युग के किन्हीं दो लेखकों के नाम हमें बताइए, या कोई ऐसे दो लेखक जिनका शुक्ल युग से कोई संबंध रहा है। तो नेचुरल सी बात है भाई, दोनों फ्रेंड थे, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास, क्योंकि दोनों एक ही
यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे, तो एक साथ क्यों हुए? तो एक क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो जाता है कि रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास दोनों ही कहाँ के थे? शुक्ल युग के। ठीक है, तो बहुत आसानी से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में इन दोनों ने रिटायरमेंट लेने के बाद में इन्होंने काव्य की रचना प्रारंभ कर दी। क्यों? क्योंकि उसके बाद में उन्हें हिंदी विभाग का क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष। क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति होता है उससे कोई भी दूर नहीं जाना चाहता, वो अपने फील्ड में माहिर थे, एक्सपर्ट थे अपने फील्ड के, तो उन्हें रिटायरमेंट देने के बाद भी दोबारा विश्वविद्यालय ने रिक्वेस्ट की और इनको क्या बना दिया गया? हिंदी जो हिंदी पढ़ाते हैं वो वाला जो विभाग है, हिंदी विभाग, समझ में आ रहा है? हिंदी विभाग का क्या बना दिया था बेटा? अध्यक्ष बना दिया था। किसको? रामचंद्र शुक्ल जी को, क्योंकि हम उन्हीं की तो जीवनी पढ़ रहे हैं, तो मैं बार बार जो आप लोगों से किसको पूछ रही हूँ उसका मतलब यही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? श्याम सुंदर दास जी, अब इतना चीज समझ में आ गई। 1884 में इनका जन्म हुआ। कौन सी जगह पर हुआ? बस्ती जिले में हुआ, अगोना के नामक ग्राम में हुआ। पिता का नाम चंद्रबली था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के साथ ली। उसके बाद में कहाँ चले गए थे? इंटर, क्योंकि उनसे हुई नहीं। इंटर का नाम क्या था? एफए की परीक्षा उनसे वो पूरी तरह से कर नहीं पाए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी करने के बाद उन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरी में भी काम नहीं चला तो उन्होंने क्या किया? ड्राइंग के एक टीचर बन गए। ड्राइंग के टीचर बनने के बाद में भी उनको अच्छी फीलिंग नहीं आई, क्योंकि जो वो बने नहीं थे इन चीज़ों के लिए ना, तो जब तक अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती है कोई भी व्यक्ति उस जगह पर रुक नहीं सकता, ना रुकना चाहिए। जो हमारी असली योग्यता है, हमें हमेशा अपने मन के हिसाब से वही जॉब लेनी चाहिए, वही कार्य करना चाहिए जिसमें हम 100% दे सकें। ठीक है, तो वो अपना 100% साहित्य में दे सकते थे, इसीलिए वो कुछ न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में काम करने लगे, जिसमें उन्होंने क्या करा? वो मैंने इरेज कर दिया है। आनंद कादम्बनी नामक एक पत्रिका को प्रकाशित किया। उसके बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाके प्राध्यापक के कार्य करने लगे। इसके बाद उन्होंने यहीं से 10 वर्ष तक यहाँ पे काम करने के बाद में, इसके बाद में ये रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट किसके साथ लिया इन्होंने? श्याम सुंदर दास जी के साथ में। श्याम सुंदर दास जी के साथ में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक, रिटायरमेंट लेने के बाद में इन्होंने हिंदी विभाग के ये वहाँ पर ही अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इतना कार्य किया है, अकेले लगे रहने के बाद भी इतनी मेहनत की है कि थकान हो गई है बोलते बोलते लगातार। तो इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में साहित्य के लिए, ये समझ लीजिए, अपना पूरा जीवन ही स्वाहा कर दिया। और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गई। ठीक, अब इस बीच में ये तो हो गई आपकी जीवन परिचय। यदि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी लिखिए या जीवन परिचय लिखिए, तो आपको केवल इतना ही लिखना है कि उनका कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। ठीक है, उनकी कृतियाँ क्या क्या थी? कृतियाँ मतलब उन्होंने कौन कौन से लेखन लिखे और क्या क्या उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, कहाँ उन्होंने जॉब की, एक्सेट्रा। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखना है आपको। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन आता है कि उनका साहित्यिक परिचय लिखिए, साहित्यिक परिचय का मतलब है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो आप उसे आज पढ़ रहे हैं, आप जो ये वीडियो सुन पा रहे हैं, मैं रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर बोल रही हूँ, ऐसा उन्होंने ऐसा क्या किया है। ठीक है, तो कोई महान काम जरूर किया होगा, कुछ ऐसा लेखन लिखा होगा या कुछ ऐसा विशेष किया होगा जो हम आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें पुस्तक में स्थान मिला, वो भी पहले नंबर का। तो उन्होंने जो पूरा साहित्य के लिए कार्य किया वो आपका आ जाता है साहित्यिक परिचय में। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ साहित्य को ही समर्पित कर दिया।
उन्होंने शुरू में काव्य की रचना की। पहले ये काव्य की रचना किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहुंचे गद्य पर। गद्य में भी ये सबसे ज़्यादा इन्हें जो पसंद था, जो ये सबसे ज़्यादा करते थे, वो आलोचना। आलोचना के ऊपर इन्होंने बहुत, इसे ये समझ लीजिए कि इन्हें एक्सपर्ट कहा जाता था आलोचना के लिए, ठीक है। मित्रता वाला जो लेसन है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इसमें भी समालोचना है या कंपैरिजन है एक अच्छे मित्र की, कि कैसा अच्छा मित्र होना चाहिए, उसके विषय में इसमें बताया गया है। ये आलोचना बहुत अच्छी करते थे, अनुवाद अच्छे करते थे, लेकिन इन्होंने जो सबसे मुख्य कार्य किया है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये इनका मुख्य कार्य है सबसे ज़्यादा, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये काम कोई नहीं कर पाया था उनके अलावा, मतलब कर तो बहुत सारे लोग पाए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्यता मिली, जो सबसे ज़्यादा आज भी लोग इसको सुनना चाहते हैं, जो आज भी मान्य है, जैसे इनके द्वारा ही डिवाइड किया गया था क्या, शुक्ल युग, भारतेंदु युग, द्वितीय युग, ये सब युगों के नाम आप लोगों ने सुने हैं ना। तो वो कैसे क्लासिफाइड हुए, जो पुराने समय में थे, भक्तिकाल, रीतिकाल काव्य के अंदर, या उससे भी प्राचीन आदिकाल की जो चीज़ें थी, स्वर्ण काल जिसे कहते हैं, तो वो सब चीज़ें जो थी वो किसके द्वारा डिवाइड की गई थी, वो रामचंद्र शुक्ल जी की सबसे ज़्यादा मान्यता में होती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा, ठीक है। बहुत सारी किताबें हैं जो उन्होंने अनुवाद के रूप में की हैं, अनुवाद किया है उन्होंने कई अलग अलग भाषाओं के लिए। ये निबंध में, अनुवाद में, आलोचना में और संपादक भी रहे। मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने संपादन का भी कार्य किया है, तो इन्होंने संपादन का भी कार्य किया। इसी तरह से ये हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक कहलाते हैं, ये युग प्रवर्तक हैं, ठीक है। इनके बराबर इसीलिए इनको बहुत अधिक ख्याति मिली है, यानी कि ये नागरी प्रचारणी सभा जो पत्रिका चलती है आनंद कादम्बनी, उसके भी संपादक रहे हैं, ठीक है। अब आता है इसमें इनकी कृतियाँ। कृतियों का मतलब होता है जो उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। इसमें हालांकि किताबें तो बहुत हैं, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट दी हुई हैं जो एग्ज़ाम्स के रूप में, आपके एग्ज़ाम्स में बहुत पूछी जाने वाली हैं। ये कुछ किताबें तो कंपटीशन लेवल तक में पूछ लेते हैं, जिसे चिंतामणि, ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है इनकी, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, बहुत पूछी जाने वाली है। मैंने इसीलिए इनको अलग से बॉक्स में बना दिया है, लो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। हालांकि किताबें तो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी पूछी जाती हैं, जैसे कि विचार विधि है, अभिमन्युवध है, 11 वर्ष का समय है, तो मतलब किताबें तो हैं, लेकिन अभी क्या है, जैसे चिंतामणि है, ये 2 भागों में है, ठीक है। तो ये बहुत पूछी जाने वाली है कि कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में, एग्जाम पेपर में शुरू में जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 5 नंबर गद्य के पोर्शन में आते हैं। तो वो जो 5 नंबर के जो गद्य के पोर्शन में आते हैं उनमें से पूछ लिया कि रामचंद्र शुक्ल की किसी पुस्तक का नाम बताइए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई किन्हीं 2 कृतियों के नाम बताइए। तो आप लोगों को बताने में आसानी रहेगी। आपने चिंतामणि बता दी, रसमीमांसा बता दी, बस इसमें है ही क्या, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये किताबें हैं, कृतियाँ हैं, इनके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब दूसरा आता है भाषा। बहुत ईजी है, मैंने आप लोगों को अभी जो हटाया नहीं था, इसी वजह से नहीं हटाया था बच्चा कि मैं जानती थी अभी आप लोगों को क्या बताना है, भाषा। अब भाषा के बारे में यदि हम पढ़ें तो आपको मैंने अभी बताया कि उन्होंने किसके साथ में, केदारनाथ और प्रेमखंड जी के साथ में मिलकर कितनी सारी भाषाएं सीखी थी, हिंदी सीखी थी, उर्दू सीखी थी, बंगला सीखी थी, फारसी सीखी थी, अंग्रेजी सीखी थी और संस्कृत सीखी है। अब जब हम किसी भाषा को सीख लेते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं, गुड। तो जब हमने कोई भाषा सीखी है तो उसका मतलब ये है कि हम उसका प्रयोग करेंगे ही करेंगे।
तो इनकी भाषा में जो इनका लेखन था उसमें आप बहुत आसानी से ये लिख सकते हैं कि इन्हें कौन कौन सी भाषा इनकी कृतियों में पाई जाती है। हिंदी को तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि खड़ी बोली का ही प्रयोग करते थे मोस्टली। तो इन्होंने कुछ शब्द इनके उर्दू, फारसी, बंगला, अरबी, ठीक है, संस्कृत और तत्सम तथा तद्भव, इन सभी का प्रयोग वो करते थे। ठीक है, चलिए अब आता है इनकी शैली। मैंने अभी आपको बताया कि आलोचनात्मक शैली का सबसे अधिक प्रयोग करते थे। हालांकि ये वर्णात्मक, विवेचनात्मक शैली के साथ साथ में हास्यप्रद शैली का भी इन्होंने बहुत जगह प्रयोग किया है। जो आपका ये मित्रता वाला लेसन है इसमें कई जगह पर आप लोगों को सुनने में, पढ़ने में आएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब पता चलेगा इसमें कि मित्रता वाला लेसन बहुत अच्छा है। यदि आप इस मित्रता वाले लेसन को सुनते हैं, मेरी वीडियो देखेंगे, तो आपको अच्छे मित्र को कैसे पहचान सकते हैं आप, ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपके आसपास में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे मित्र होंगे आपके, अभी हैं, आने वाले समय में और बनेंगे। तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि कौन मित्र आपका है अपना और कौन मित्र आपकी पीठ में छुरा भोंकने के लिए बैठा है। तो आपके पीठ पीछे यदि कोई साजिश नहीं कर रहा है, या आपके लिए वो कौन सा मित्र आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है, कौन सा मित्र आपके को गलत रास्ते पे ले जा रहा है, तो उसको कैसे आप पहचान पाएंगे, उसके बारे में भी आप मित्रता वाले लेसन में पढ़ेंगे। तो आप इंतज़ार करते रहिए, अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपको मिलती हूँ। ठीक है, तो उसे आप देखना। अब आता है उनकी, मैंने आपको भाषा बता दी, शैली बता दी, अब उनका आता है हिंदी साहित्य में स्थान। अब आप ये सोचिए कि ये इतने अच्छे आलोचक थे, हिंदी साहित्य में इनका उच्चतम स्थान तो रहना ही रहना है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक शब्द में यदि कहा जाए कि वो एक अच्छे आलोचक भी थे, एक अच्छे अध्यापक भी थे और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति थे। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि वो एक आलोचक भी थे, अध्यापक रह चुके हैं, ड्राइंग के टीचर भी थे और काशी विश्वविद्यालय में भी एक टीचर की तरह ही काम किया है उन्होंने, और फिर हिंदी विभाग के भी एक टीचर है। तो मतलब एक बहुत बेमिसाल टीचर रहे हैं, वो एक अध्यापक रहे हैं। ठीक है, कवि भी रहे हैं, और कवि कोई कौन बन सकता है केवल कवि, जो हृदय से व्यक्ति अच्छा हो। ठीक है, तो वो हृदय से भी अच्छे व्यक्ति थे, तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, वो एक धनी व्यक्तित्व के मालिक थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात, वो इतने महान व्यक्ति थे, इतना उन्होंने कृत्य किया है कि उनको क्या कहते हैं, उनके नाम पर ही पूरा एक युग शुरू हो जाता है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ इसको क्योंकि ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं ये भाषा भी इरेज कर रही हूँ बच्चे, क्योंकि अब आप लोगों को भाषा वाला भाग खत्म हो चुका है। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पूरा का पूरा एक युग पुरुष कह सकते हैं हम इनको। ठीक है, इनके नाम पर एक पूरा युग है। कौन सा युग है बेटा? आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा ना इनका, है ना? क्या सुना है? बोलते रहो, मैं लिखती रहूँगी, तो आप बोलेंगे तब मुझे लिखने में आसानी भी रहेगी। आप इस चीज़ को, यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए और हमें क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको हर क्वेरीज का एक अच्छा सा सही से आंसर इजीली दे सकें। तो ये है आपका शुक्ल युग। मैंने बड़े से बॉक्स में बंद कर दिया है इसीलिए बच्चे कि इनको क्या कहते हैं, शुक्ल युग है ये इनका। ठीक है, इन्हीं की वजह से पूरा, क्योंकि इनके समकालीन जितने भी लेखक रहे होंगे, चाहे वो गद्य में रहे हों चाहे काव्य में रहे हों, शायद उनसे अच्छा नहीं लिखते होंगे, इसीलिए इनके और सभी जितने कवि थे या लेखक थे वो सब इनके समकालीन, इनके ही युग में आते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा मित्रता के श्री रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी या जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा, शैली, हिंदी साहित्य में उनका स्थान, मैंने आप लोगों को ये सभी चीज़ें बहुत विस्तार से अच्छे से समझा दी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी और याद भी हो गई होंगी।
अभी आप जब इस वीडियो को बंद करेंगे तो उसके बाद में आप रिवाइज करके देखिएगा, अपनी किताब में एक बार रीडिंग लेकर देखिएगा, तो आप क्या महसूस कर पाएंगे कि अरे वाह, ये तो हमें सारा याद हो चुका है। ठीक है, तो इसके साथ साथ में आप लोग अगली वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मित्रता, अच्छे मित्र कैसे बनाने चाहिए, कैसे नहीं बनाने चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू बेटा।